हाय एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार एक और वीडियो लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोहर मॉडल से। ठीक है, बोहर मॉडल के पहले के जितने भी डेवलपमेंट्स थे हम लोगों ने सारे के सारे पढ़ लिए हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोगों को बोहर मॉडल स्टार्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों को अच्छे से समझना है कि इसमें क्या बोला बोहर भैया ने, कौन से फॉर्मूला दिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी है। ठीक है, इन्होंने भी क्या बात करी, इन्होंने भी यार एटम के अंदर की बात करी कि यार आपका एटम दिखता कैसे है। जैसे सबसे पहले कौन बोला था, जे थॉमसन भैया, उनका मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कौन आया आपके, रदरफोर्ड मॉडल आया, उनका भी मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कौन सा मॉडल आया, बोहर मॉडल। ठीक है, इन्होंने भी क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि अगेन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट हैं एटम के अंदर, दो पार्ट हैं एटम के अंदर। एक कौन है न्यूक्लियस है। ठीक है, वो कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। और इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। करेक्ट है। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। सही है। ये दो हिस्से बोले एटम के, यही रदरफोर्ड ने भी बोले थे, लेकिन रदरफोर्ड का तो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो भैया बोहर मॉडल रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया, है ना। बोहर मॉडल के अलग ड्रॉबैक्स थे, है ना। रदरफोर्ड से तो बेटर था बोहर मॉडल। तो उसने ऐसा क्या बोला बोहर मॉडल ने जो इस पॉइंट पे रिजेक्ट नहीं किया गया, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, है ना। नेक्स्ट पोस्टुलेट या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि देयर आर इनफाइनाइट शेल्स या फिर ऑर्बिट्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने ऑर्बिट हैं या फिर कितने शेल्स हैं, इनफाइनाइट शेल्स हैं, है ना। जैसे हम लोग बात बनाना चाहें तो जैसे सपोज करो ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट शेल, ये रहा आपका सेकंड शेल, ये रहा थर्ड शेल, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये रहा थर्ड शेल। ठीक है, ये सर्कुलर है ना, मेरे से ये सर्कुलर बन नहीं रहे हैं। चलिए ये डायग्राम की हेल्प से, इसकी हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ये बन गया। ठीक है, अंदर वाले भी मिटा ही देते हैं, वापस बनाते हैं। ठीक है, ये तो देखो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, देखो। ठीक है, ये आपका सपोज करो फर्स्ट शेल, ये आपका सेकंड शेल। हाँ, है ना, टेक्नोलॉजी है तो फ़ायदा उठाना चाहिए उसका, बिल्कुल, है ना। ये थर्ड शेल। ठीक है, ये थर्ड शेल। ऐसे कितने शेल्स हैं, इनफाइनाइट शेल्स हैं। कितने शेल्स हैं, इनफाइनाइट शेल्स है। ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी वाला शेल, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी वाला शेल। कितने शेल्स है, इनफाइनाइट शेल्स है। ठीक है, शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन इक्वल्स टू 1, दिस इज एन इक्वल्स टू 2, दिस इज एन इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज एन इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, दिस इज एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही जो n इक्वल्स टू 1 होता है, इसको और क्या बोला जाता है, kth शेल भी बोला जाता है। जो n इक्वल्स टू 2 होता है, जिसको एल शेल भी बोला जाता है। n इक्वल्स टू 3 होता है, इसको m शेल भी बोला जाता है। सही बात है। तो कितने शेल्स हैं एक एटम के अंदर, इनफाइनाइट शेल्स हैं। कितने, इनफाइनाइट शेल्स हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, किस में हो रहा है, एक शेल में हो रहा है। तो जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उधर उसका एंगुलर मोमेंटम, है ना, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h upon 2 pi, है ना। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम आप लोग कैसे निकालते हो, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है mvr, मतलब मास ले लो यार इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी ले लो और रेडियस ले लो, इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब सपोज करो अगर फर्स्ट शेल में तो n की वैल्यू क्या डाल दोगे 1, सेकंड शेल में तो n की वैल्यू क्या डाल दोगे 2, थर्ड शेल में तो n की वैल्यू क्या डाल दोगे 3 एंड सो ऑन। तो अगर एंगुलर मोमेंटम बोलता है आपको निकालने के लिए, तो जिस भी शेल में बोल रहा है उसकी वैल्यू डाल देना, h की वैल्यू डाल देना, प्लैंक्स कांस्टेंट है अपॉन 2 पाई, तो nh अपॉन 2 पाई।
ठीक है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आगे के 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं वो एनर्जी के रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, है ना, यहाँ पे देखो जैसे n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=infinity है, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। पॉइंट है एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। ये मैं थोड़ी देर में प्रूफ भी कर दूंगा आप लोगों को, देखिए एनर्जी इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन दो चीजें कर सकता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर एनर्जी रिलीज कर सकता है, दोनों पॉइंट लिख देते हैं। ऑन रिलीजिंग एनर्जी, रिलीजिंग बोले तो एमिटिंग, है ना, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर सकता है। ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो मूव करेगा एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ, ठीक है, एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ, है ना। अब जैसे सपोज करो 1 पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब आपने उसको एनर्जी दी तो वो क्या करेगा, हायर शेल पे जाएगा। सपोज करो 1 से वो 3 पे चले गए, सपोज करो वो ऑलरेडी 2 पे प्रेजेंट था, आपने उसको एनर्जी दी तो सपोज करो वो 2 से 6 पे चले गया। अब जरूरी है कि वो 3 पे ही जाए, जरूरी है कि वो 6 पे ही जाए, वो डिपेंड करेगा आप कितनी एनर्जी दे रहे हो। सपोज करो आपने बहुत सारी एनर्जी दे दी तो वो एक लंबी जंप लगाएगा, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाएगा, लंबी जंप लगाएगा अगर आप इतने ज़्यादा एनर्जी दे दी। अगर आप कम एनर्जी दोगे तो वो छोटी सी जंप लगाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो भैया वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट ही जाएगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाएगा। ये भी पक्की बात है, एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब जैसे सपोज करो वो 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसने एनर्जी रिलीज करी और वो 2 पे चले गया, बिल्कुल जा सकता है। सपोज करो वो 8th ऑर्बिट पे एनर्जी रिलीज करी और वो 5th पे चले गया, बिल्कुल। अब ये क्या पता कि यार वो 2 पे जाएगा या 5th पे जाएगा, तो कैसे डिसाइड होगा कि वो जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी तो अगेन लंबी जंप लगाएगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। कब? जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। अभी और भी आएंगे पॉइंट्स, लेकिन पहले आप देखो फॉर्मूले, है ना। देखो बोहर ऑर्बिट में बेसिकली मेजरली आपके 3 फॉर्मूले काम आते हैं। कौन कौन से? जैसे देखो ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये मैं कोई सा भी शेल मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका जरूर क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो क्या कुछ ना कुछ इस शेल की रेडियस होगी? बताइए, क्या कुछ ना कुछ इस शेल की रेडियस होगी? बिल्कुल होगी, कुछ ना कुछ इस शेल की रेडियस होगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, बिल्कुल, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। और कहीं पे भी कुछ भी चार्ज्ड स्पीशी आ जाते हैं, यहाँ पे देखो जैसे आपका ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो कभी भी चार्ज्ड स्पीशी आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी हो जाती है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी। तो अब हमको क्या बात करनी है कि रेडियस का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है और एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप लोगों को मैं फॉर्मूले बताऊंगा और उसकी फिर एप्लीकेशन दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों से एप्लीकेशन ही पूछी जाएगी। जैसे सपोज करो कोई सा भी nth रेडियस है, उसका मैं मतलब nth शेल है, उसका मैं रेडियस निकाल सकता हूं कैसे, 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। n क्या है? शेल नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में आ रही है। अच्छा, इसी कोई पिकोमीटर में करना है तो 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर बोले तो 10 to the power minus 12, ठीक है। ये हो गया रेडियस। ऐसे ही वेलोसिटी
किसी भी nth शेल की कैसे निकाली जा सकती है? 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। और ऐसे ही एनर्जी के भी दो फॉर्मूले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी के मेनली दो यूनिट होते हैं। कौन कौन से? जूल भी होता है और आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, इनको ऐसा करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हुए चलते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडियस का, ये हो गया रेडियस का, ये हो गया आपका वेलोसिटी का, ये हो गया आपके वेलोसिटी का। ठीक है, अब ऐसे ही एनर्जी का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एनर्जी के दो फॉर्मूले, किसी भी nth शेल की अगर एनर्जी निकालनी है तो आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n स्क्वायर जूल, ये जूल आएगा। ठीक है, और अगर इधर मैं कांस्टेंट की बात करूं, जैसे देखो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और अगर इधर ही मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लूं कांस्टेंट तो क्या आ जाता है -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ये आपको, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पे ये कि ये देखो यहां पे एनर्जी में नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन इन एनर्जी डिनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली हम इस नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है, एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बोहर मॉडल के ही रिस्पेक्ट में, और ये एक तरीके का बोहर मॉडल का ड्रॉबैक भी होता है कि जो बोहर मॉडल है इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कहां एप्लीकेबल होता है? यहां लिख देते हैं, जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ही वैलिड है आपका बोहर मॉडल। ठीक है, और कहीं जगह वैलिड नहीं होता है। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसे कि इसके एग्जांपल देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के, जैसे हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। हीलियम, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो हीलियम प्लस ले लूँ अगर मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो गया। जैसे लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3, तो लिथियम पे +2 चार्ज वाला ले लूँ, हो गया काम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो बेरिलियम +3 ले लूँ, हो गया काम। तो बोहर मॉडल एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उस पे ही वैलिड है आपका बोहर मॉडल। क्लियर? कोई समस्या नहीं? ठीक है, ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी था, है ना, ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी था बोहर मॉडल का। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं उसमें, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं। मेनली पता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनते हैं? मेनली आपके क्वेश्चन बनते हैं रेशियो के, है ना, मेनली आपके क्वेश्चन बनते हैं रेशियो के। तो करिएगा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन दिया, एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। ठीक है, ये करिए, बहुत आसान है, करिए जरा, करिए। कैसे करोगे? देखो क्या बोल रहा है, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, R3 थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। क्या फॉर्मूला था? 0.529 n स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो 3 का स्क्वायर n स्क्वायर बाय z कितना है? 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, और क्या है? फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, क्या हो गया? 0.529 n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर, और z क्या है? लिथियम है, लिथियम का z कितना हो जाएगा? 3। इधर भी एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो रेशियो पूछ रहा है, तो हमेशा रेशियो पूछ रहा है तो आप लोग सीधा डिवाइड करोगे।
डिवाइड करोगे तो जो कांस्टेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल। सॉल्विंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसल्ड। ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा ना, देखो ये ऊपर जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर क्या बन रहा है, 3 क्यूब विच इज 27, और ये बन रहा है 25 इंटू 4, ये क्या बन रहा है 100, ये क्या बन रहा है 100। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। ये बनता है आपसे। और पता है और क्या पूछा जा सकता है, और देखें, एक सेकेंड रुक जाओ ना। चलिए ये करिए, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे यार चीज़ें, है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। चलो ये करो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, if energy of fourth Bohr orbit of lithium plus 2 ion is x, ठीक है, is x, then calculate energy of sixth excited state। हाँ, अब यहाँ पे और चीज़ें सीखोगे आप। सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस 1 आयन इन टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ जी, सोचिए, है ना। यहाँ पे मैं एक टर्म आपको पहले बता दूं, ये जो एक्साइटेड स्टेट है, हो सकता है ये अभी आपको नहीं आती हो, है ना। एक्साइटेड स्टेट हो सकता है अभी आपको नहीं आती हो, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए, एक्साइटेड स्टेट का क्या फंडा रहता है, जैसे दो आपकी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या रहता है, n इक्वल्स टू 1 को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक होता है एक्साइटेड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मतलब जहां पे n इक्वल्स टू 1 नहीं है, उसके अलावा सारी स्टेट क्या रहती है, एक्साइटेड स्टेट। यहां पे एक रहता है, जैसे सपोज करो कहीं पे भी लिख रखा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब शेल नंबर क्या है, ये जानना है हमको। शेल नंबर क्या है, n कैसे निकलेगा आपका, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। सपोज करो ये लिखा हुआ है, जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखा है सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, ये दे रखा है ना, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब शेल नंबर कितना आ चुका है, 6 + 1 विच इज व्हाट 7। तो मतलब अगर कहीं पे भी लिख रखा है nth एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब शेल नंबर क्या हो गया आपका, n + 1, ये हो गया आपका शेल या फिर ऑर्बिट नंबर। क्लियर है। तो सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया आपका, 7th शेल की बात कर रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। अब लिखना स्टार्ट करेंगे ना, अब रेशियो लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां लिखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 है ना, लिथियम प्लस 2 आयन। एक बार मैं भी चेक कर लूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। इसको कैसे लिखोगे आप, कांस्टेंट -13.6 वाला ले लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, -13.6 जेड का स्क्वायर, लिथियम है तो 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n की 4 की वैल्यू ले रखी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, सही है। और क्या दे रखी, एनर्जी ऑफ सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल्स टू 7 हो गया, ऑफ हीलियम प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो जरा, ये लिथियम वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, कितनी दे रखी है, x दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कर दो कि तुम भैया क्या हो, x हो, और सपोज करो ये y है, तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, इस y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड, ये कटा, ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो रेशियो क्या आ रहा है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू, देखो रेशियो क्या आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है इन टर्म्स ऑफ x, देखो करो, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 इंटू 4 64, तो ये आ रहा है 64x अपॉन 49 इंटू
मतलब 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 इंटू 9 क्या आता है 1 8 36, 36 और 8 44, ठीक है 441, ये आ गया था आंसर, आया था या नहीं, है ना। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो है आसान, है आसान, कुछ भी नहीं है। रेशियो में देखो ना, कभी भी कैलकुलेशन मत करना, कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी है, हमेशा डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट तो उधर ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं जी, ठीक है। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल, कितने शेल्स होते हैं, इनफाइनाइट शेल्स होते हैं यार। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल्स, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी शेल, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल जो E इक्वल एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी। मतलब देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था किसी भी nth शेल के, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो E इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, -13.6 जेड कुछ भी ले लो अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो आपका एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल क्या आ चुका है, क्या आ चुका है 0 आ चुका है, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। कितनी तरीके की एनर्जी होती हैं, मेनली आपकी 3 तरीके की एनर्जी है। कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, है ना। 3 तरीके की आपकी एनर्जी है। क्या रेशियो है इनका, ये हमें जानना है। क्या रेशियो किस किस का जानना है, काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी, इसका रेशियो हमें जानना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है 1, टोटल एनर्जी होती है -1, पोटेंशियल एनर्जी होती है -2। ये होता है रेशियो काइनेटिक, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब बोलोगे भैया इस पे कुछ क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट having z equals to 10, z equals to 10। एटॉमिक नंबर क्या है 10 है, एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। करिए एक बार, करिए, है ना। वीडियो पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है यार, है ना, मैं तो बता ही दूंगा। करिए, निकालिए, सोचो क्या करोगे, क्या करोगे। देखो पहले आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाओगे, ये फॉर्मूला था, ये टोटल एनर्जी का ये जो था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, बहुत सही। तो -13.6 जेड का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट है ना। तो ये कितना हो गया आपका 2 × 2, 2 × 2, काटापीटी करो, ये 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, -13.6 × 25 है ना, -13.6 × 25, बिल्कुल ये मैंने सॉल्व कर रखा है, ये आएगा -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉल्विंग कर लेना आप लोग, -340 आएगा। अब देखो टोटल एनर्जी तो आप लोग हमेशा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे निकालूं, ये है अब सवाल, ये है अब सवाल। तो वो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी इस फॉर्मूले से, वो निकलेगी इस फॉर्मूले से। काइनेटिक एनर्जी है 1, टोटल एनर्जी है -1, पोटेंशियल एनर्जी है -2। यहां देखो अब टोटल एनर्जी कितनी निकली है, टोटल एनर्जी कितनी निकली है -340 निकली है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, कुछ नहीं, इसका माइनस साइन झाड़ दो, ये माइनस साइन झाड़ दो, माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा +340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, जो भी ये आपकी टोटल एनर्जी निकली है ना, इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो विद साइन, विद साइन, मतलब 2 × -340, ये कितना आ गया -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे हैं। देखो टोटल एनर्जी किससे निकल जाएगी, इस फॉर्मूले से, इसका माइनस साइन झाड़ दो,
झाड़ दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास, काइनेटिक। इसको एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। आई है बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। एक और पॉइंट, एनर्जी का पॉइंट है ना, एनर्जी के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे जितने भी बोहर मॉडल में बनते हैं। एक और पॉइंट ये है, एक और पॉइंट जो एनर्जी से रिलेटेड ही बनता है, वो ये बनता है कि एनर्जी डिफरेंस, ये सारे यार बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको सारी चीज़ें, है ना, ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ऊपर ऊपर से, ये तो मतलब इतना तो एकदम फुल लेंथ कोर्स में शानदार तरीके से जाते हैं हम, है ना, तो बहुत ही डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आप लोगों को भी करनी है, तब जाके मज़ा आएगा, एक शानदार हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive shells, energy difference between two consecutive shells decreases as we move away from nucleus, as we move away from nucleus। इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव शेल्स, बाजू बाजू वाले शेल्स का डिफरेंस बोल रहा है, वो डिक्रीज करता जाता है। मतलब अगर आप E2 माइनस E1 करोगे, देखो कॉन्जुगेटिव शेल 2 माइनस 1 करा, और आप E3 माइनस E2 करोगे, तो बड़ा कौन सा आएगा, ये आएगा। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। दो कॉन्जुगेटिव शेल्स में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जाता है, कम। जो एनर्जी डिफरेंस है किसमें, दो कॉन्जुगेटिव शेल्स में, वो डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस के। जैसे आप निकालोगे E3 माइनस E4 या फिर E4 माइनस E3, वो और भी कम होगा, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्लियर, ठीक है ना। देखिए जैसे देखो, और देखो अब क्या है, नेक्स्ट है आपका एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स। कोई सा भी शेल है, N1 N2 मान लेते हैं, कोई से भी दो शेल्स हैं, ठीक है। उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस का हमें पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो N2 है एक, ये क्या मान रहा हूं मैं, हायर ऑर्बिट, ठीक है, कोई सा भी एक हायर ऑर्बिट मानो, सेकंड शेल नहीं है ये। बच्चे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सर ये तो सेकंड शेल है, नहीं, कोई सा भी हायर ऑर्बिट है, कोई सा भी रैंडम हायर ऑर्बिट है। और N1 मैंने उधर ही क्या मान लिया है, कोई सा भी लोअर ऑर्बिट है। मेरे को इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालना है इन शेल्स में, तो डेल्टा E निकालना है मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकलता है, 13.6 Z², मतलब कोई तो एक एटम होगा, उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होएगा, अपॉन 1/N1² अपॉन 1/N2 का स्क्वायर, किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, कांस्टेंट क्या लिया है, 13.6, तो आपका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 Z², 1 अपॉन छोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर। N1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, तो 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर, और ये ले लो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि 13.6 आपने लिया है। आइए बात समझ में, इसी का ही पता है एप्लीकेशन क्या आता है, इसी का ही एप्लीकेशन आता है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए यहीं पे ये आ जाएगा, है ना, इसको क्वेश्चन में भी हम सीख लेंगे। जैसे इसी का ही होता है एप्लीकेशन आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे देखो प्रॉपर तो ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका सपोज करो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, मतलब N=1 में पड़ा है, ग्राउंड स्टेट मतलब N=1 में पड़ा है, उसको उठा के कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी में ले जाओ। मतलब ये आपका क्या हो जाए, लोअर ऑर्बिट, और ये आपका क्या हो जाए, हायर ऑर्बिट। तो इसमें जितनी भी एनर्जी लगेगी, देखो एनर्जी लगेगी बिल्कुल, N=1 से आप कहाँ लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो देखो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएगा,
ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जितनी भी एनर्जी देनी पड़ रही है इस प्रोसेस में वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। देखो डिराइव कर दोगे अब तो आप फॉर्मूला, कैसे, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 देखो क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी 0 अंडा, 1/1 स्क्वायर 1, तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया 13.6 जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। आई है बात समझ में, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। इसमें पता है क्या बोलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दो हीलियम की, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 डाल देना। आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दो लिथियम की, तो जेड की जगह 3 डाल देना, हो गया। इतना आसान होता है, इतना आसान है ये, बस इसको आपको ढंग से पकड़ने की जरूरत है ना, वरना मुश्किल नहीं है चीजें, वरना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है चीजें। ठीक है, ठीक है, आई है बात समझ में, यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यार देखो आपका ये मेजरली बोहर मॉडल यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, एक और होते हैं जैसे वो टाइम पीरियड रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है ना, वो कोई नहीं पूछता है, हम लोगों को वो चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है। तो क्या चीज़ पूछी जाती है, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। ठीक है, इसी पे ही आप लोग मेजरली फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हालांकि बोलोगे तो यार वो भी चीज़ पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, एक छोटा वीडियो बना के वो भी मैं चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अभी आप लोगों का जो फोकस रहे ना, फोकस वहाँ रहे जहाँ पे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल के है ना, जो चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है वो चीज़ पे आप फोकस करोगे ना तो एक बढ़िया चीज़ निखर के आएगी। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक सेकंड, है ना भैया, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है एक पैटर्न। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक पैटर्न। एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना किसी स्क्रीन पर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो क्या रहता है, डिसकंटीन्यूअस नेचर का रहता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस नेचर का रहता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एटम है। एच की बात कर रहे हैं, एच की बात कर रहे हैं, तो एच क्या है, एक एटम है। तो किसका स्पेक्ट्रम है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। और क्या रहता है, ये डिसकंटीन्यूअस रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम है, मतलब एमिशन का मतलब क्या है बताइए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ही ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाएगा, एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ भागेगा। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ भागेगा, कहां से, N2 से N1, N2 से N1। ठीक है, ये क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक हायर ऑर्बिट से कहां जाएगा, लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमेशा क्या होगा, ये चीज होगी, कभी भी लो टू हाई नहीं जाएगा, कभी भी लो टू हाई नहीं जाएगा, हमेशा हाई टू लो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सपोज करो ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, देखिएगा अभी ध्यान से ना, अभी देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, इसको थोड़ा सा राइट में ले लो, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक शेल, कोई सा भी इनर शेल मान लो उसे, कोई सा भी इनर शेल मान लो, N1 मान लिया, N1 मान लिया। ठीक है, ये मैंने कोई सा भी एक आउटर शेल बना लिया, ये आप लोग मान लो N2, ये आप लोग मान लो N2, ये ऊपर चले गया, ये आप लोग मान लो N2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मूव हो सकता है क्या, अच्छा एक ही एंटिटी, चलो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मैंने क्या मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया,
n1 लोअर ऑर्बिट, ये मैंने क्या मान लिया, n2 हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जा रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल एमिशन स्पेक्ट्रम है, हायर से लोअर जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो उस एनर्जी की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, है ना। हम लोगों ने देखो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करा था, क्या, E=hc/λ से। तो कुछ ना कुछ अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी। तो इस एमिशन की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो ये वेवलेंथ कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ये वेवलेंथ कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, ये वेवलेंथ कैलकुलेट होती है 1/λ = RH रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू z का स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला रहता है, क्या है, 1/λ = RH, RH क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 इज लोअर ऑर्बिट, n2 इज हायर ऑर्बिट, ठीक है, ठीक है। RH क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, RH क्या है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, RH क्या है, एक रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है इसकी 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, या फिर पर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। तो ये आपका फॉर्मूला है, जब इलेक्ट्रॉनिक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट होगी, उस एनर्जी की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को इस तरीके से निकाला जा सकता है। देखो ये फॉर्मूला तो है ही है, हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि n1 और n2 निकालना आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बेसिकली हम लोग 6 सीरीज पढ़ते हैं, कितनी सीरीज पढ़ते हैं, 6 सीरीज, वो सीरीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए ठीक है, टेबल बना लेंगे, टेबल के थ्रू सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो टेबल क्या है, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सीरीज का नाम है, ठीक है। यहाँ पे लोअर ऑर्बिट मतलब n1, यहाँ पे हायर ऑर्बिट मतलब n2, ठीक है। यहाँ पे रीजन, कौन से रीजन में वो लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले सीरीज कौन सी आती है, लाइमन सीरीज। सारी की सारी सीरीज कौन सी है, एमिशन सीरीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आने वाला है, ठीक है। लाइमन सीरीज में लोअर ऑर्बिट फिक्स्ड रहता है, मतलब सारी सीरीज में लोअर ऑर्बिट फिक्स्ड है, लाइमन सीरीज में लोअर ऑर्बिट क्या रहता है, 1, हायर ऑर्बिट क्या रहेगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना कहाँ पे है, 1 पे। तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, लाइमन। ऐसे कौन सी सीरीज होती है, बार्मर सीरीज, n1 क्या है, 2। अब n2 क्या हो सकता है, n2 बेटा एक हायर ऑर्बिट है, मतलब एमिशन सीरीज है तो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ही आओगे। तो n2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 चलेगा तो ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जा रहे हो तो एनर्जी क्या कर रहे होगे, एब्जॉर्प्शन। हमको एब्जॉर्प्शन पढ़ना ही नहीं है, हमको क्या पढ़ना है, एमिशन, ठीक है। लाइमन बार्मर, नेक्स्ट कौन सी होती है, पाश्चन। ये 3, ये आपका हायर ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन आना फिक्स है, कहां पे आओगे, 3 में आ रहे हो तो क्या कहलाओगे, पाश्चन सीरीज। लाइमन बार्मर पाश्चन ब्रैकेट 4, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, हायर ऑर्बिट। फंड है ना, इसको कुछ लोग पी फंड भी बोलते हैं, लेकिन पी साइलेंट रहता है उस पर, ठीक है। 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी, एंड लास्ट होती है आपकी हम्फरी,
लास्ट होती है हम्फरी, मतलब 6 पे जाना एक हायर ऑर्बिट से, एक हायर ऑर्बिट से। ठीक है, ठीक है। अभी रीजन पढ़ रहे हैं ना, अभी रीजन रीजन लिख रहे हैं। डंडिया खींच दें, एक सेकेंड। रुक जाओ, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ठीक है। अब रीजन, रीजन मतलब जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसमें कुछ ना कुछ आपकी वो थी, यार ये अल्ट्रावायलेट था, ये विजिबल था, ये इंफ्रारेड था, तो कुछ ना कुछ रीजन की बात करनी है कि यार लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। बार्मर कहाँ आता है, पास्टन ब्रैकेट फंड हम्फरी कहाँ आते हैं, ठीक है। तो लाइमन कहाँ जाता है आपका, लाइमन जाता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में जाता है। बार्मर कहाँ जाता है, विजिबल विबग्योर में, कहाँ जाता है, विजिबल विबग्योर में। पास्टन ब्रैकेट फंड हम्फरी ये कहाँ जाता है, सारे के सारे इंफ्रारेड, सारे इंफ्रारेड, सारे कहाँ जाते हैं आपके, बाकी चारों के चारों इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ठीक है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और समय के साथ बड़े आसानी से, बड़े प्यार से याद हो भी जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये N1 और N2 निकालना आना चाहिए आपको। N1 और N2 निकालना इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है ये कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। देखो RH की वैल्यू आपको पता है, Z आपको दे दिया होगा, हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, Z दे दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इस N1 और N2 को आप कैसे निकाल सकते हो, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा N1 और N2 को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो एक सीरीज में आपको समझाऊंगा, बड़े आराम से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लाइमन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसी से ही सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो आज जो लाइमन की बात करें, देखो ये रहा न्यूक्लियस लाइमन में, बिल्कुल सही है भैया। ये क्या होगा आपका, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट शेल, सही है। जैसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोग बताइएगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2 से लेके 1 में, क्या ये लाइमन सीरीज है, हाँ 1 में आने चाहिए, कहीं से भी आओ, हायर ऑर्बिट से आ जाओ तो लाइमन सीरीज होएगी। इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 से 1, क्या ये लाइमन है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 से 1, क्या ये लाइमन है, हाँ 1 पे आने चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन्फिनिटी से 1, क्या ये लाइमन है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 1 पे आने चाहिए बस आप। इस लास्ट लाइन को क्या बोला जाता है, इसको, ये जो इन्फिनिटी से 1 होती है इसको बोला जाता है लास्ट लाइन, या फिर इसे क्या बोला जाता है, लिमिटिंग लाइन। लास्ट लाइन या फिर क्या बोला जाता है, लिमिटिंग लाइन बोला जाता है। लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई बात समझ में। अब देखो हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, यहाँ पे हमसे पूछी जा सकती है कि यार ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ। ट्रांजैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जंप कर रहा है, मैं बेसिकली ये ट्रांजैक्शन वर्ड यूज़ करता हूँ। तो कहीं पे आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो या फिर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो, ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। तो सोचो लाइमन में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होगा, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तब होता है जब बिल्कुल नज़दीक से आप आते हो, मतलब इस वाले सेकंड शेल से ही सपोज करो आप 1 पे आ गए, सेकंड से ही कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए, तो एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, मतलब ट्रांजैक्शन मिल गया 2 से लेके 1। और जब आप बहुत दूर से आ रहे हो, मतलब इन्फिनिटी से आ रहे हो, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, ठीक है। अब मुझे ये रिलेशन बताओ, हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा है कि एनर्जी और लैम्डा क्या होता है, hc/λ। एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर जहां पे एनर्जी मिनिमम है वहां पे वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगा 2 से 1। जहां पे एनर्जी मैक्सिमम रहेगी
वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या था, ये ट्रांजैक्शन निकालना। अरे फॉर्मूला तो लगा लोगे, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फॉर्मूला लगाने में। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, ये ट्रांजैक्शन निकालने में। ट्रांजैक्शन नहीं निकलता है बच्चों से, यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, एक और चीज़ देखो क्या बोली जाती है, एक और चीज़ देखो क्या होती है। आपको क्या निकालना होता है, nth लाइन निकालनी होती है किसी भी सीरीज की। देखो ये जो आपकी 2 से लेके 1 है, ये कौन सी लाइन है, आपकी फर्स्ट लाइन है। देखो देखो यहां लिखते हैं, यहां देखिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन, लाइमन की ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन कौन सी है, 2 से लेके 1 जब आ रहे हो तो ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, अब देखो 3 से लेके 1 भी जा रहे हो, हाँ ये कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन। ये कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन है। कहां से कहां पे, 3 से लेके 1। ऐसे ही होती है आपकी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कौन सी होती है, 4 से लेके 1। ठीक है, ऐसे ही होती है आपकी एक nth लाइन। तो nth लाइन कहां से होगी, देखो 1 पे जाना तो फिक्स्ड है, लाइमन है ना, 1 पे जाना तो फिक्स्ड है। यहां देखो पैटर्न पकड़ पा रहे हो, फर्स्ट लाइन है तो 2 से है, सेकंड लाइन है तो 3 से है, थर्ड लाइन है तो 4 से है। nth लाइन होगी तो वो n+1 से होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, पकड़ा है, पैटर्न पकड़ा है, आया समझ में। तो ये चीज अगर आपसे कोई पूछ ले, अब पूछ ले आपसे, रैंडमली आपसे पूछ लेता है कि 8th लाइन बताओ, किसकी, लाइमन की, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। देखो 1 पे जाना तो फिक्स्ड है, 8th लाइन पूछ रहा है ना, तो 8 में 1 ऐड कर दो। देखो 8 + 1 विच इज 8 + 1 विच इज 9 से 1, 9 से 1 मिल गया। तो इस तरीके से निकालते। ठीक है, एक और सीरीज कराता हूं आपको, बार्मर सीरीज भी करवाता हूं, वहां से फिर आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक और सीरीज कराता हूं। बिलीव मी, ये ट्रांजैक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ चीज काम नहीं आएगी। बार्मर सीरीज, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, बहुत अच्छी बात। ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकंड शेल, ये रहा थर्ड शेल, ये रहा फोर्थ शेल, एंड ये रहा इनफाइनाइट शेल। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, n = 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। करेक्ट है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। देखिए अब बार्मर सीरीज की बात हो रही है। बार्मर सीरीज की मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सेकंड पे, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। मतलब सपोज करो 3 से लेके 1 पे आ रहा है, 3 से लेके 1 पे आ रहा है, तो क्या ये बार्मर है, बिल्कुल सही है। 1 का तो इस पे काम ही नहीं आएगा, इस वाले शेल का तो कोई काम ही नहीं है ना। 3 से लेके 2 पे जा रहा है तो कौन सा सीरीज है, बार्मर सीरीज है। ऐसे सपोज करो 4 से 2 आ रहा है तो भी कौन सा सीरीज है, बार्मर सीरीज है। ऐसे सपोज करो इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है तो भी कौन सा सीरीज है, बार्मर सीरीज है। इस वाली लाइन को आप क्या बोलोगे, लास्ट और लिमिटिंग लाइन। सही है, देखो चीजें रिपीट कर रही हैं, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जहां पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो, या फिर ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जहां पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो। तो बेटा बहुत करीब से आओ, बहुत करीब से आओ। जब बहुत करीब से आओगे तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा, मतलब 3 से लेके 2 पे आ जाओ। बहुत दूर से आओ, अरे एकदम दूर से आओ, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, मतलब इन्फिनिटी से 2 आ जाओ। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। जहां पे एनर्जी मिनिमम होएगी वहां पे वेवलेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम। लैम्डा क्या रहेगा, मैक्सिमम। जहां पे एनर्जी मैक्सिमम रहेगी वहां पे वेवलेंथ क्या रहेगी, मिनिमम। ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगा, ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगा। करेक्ट, क्लियर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे फर्स्ट लाइन, बार्मर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन आप किसको बोलोगे, देखो ये वाली फर्स्ट लाइन है, देखो ये वाली फर्स्ट लाइन है। कहां से, 3 से लेके 2, 3 से लेके 2, क्या ट्रांजैक्शन है, 3 to 2। ठीक है, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन बोले तो ये वाली है, ये वाली है, यहां से 4 से लेके 2, 4 से लेके 2। ठीक है, अब देखो पैटर्न दिख रहा है आपको,
देखो ये 2 पे जाना तो फिक्स्ड है, बारमर की बात हो रही है, 2 पे जाना तो फिक्स्ड है। फर्स्ट लाइन थी तो थर्ड था, सेकंड लाइन थी तो फोर्थ था। सपोज करो nth लाइन हो, nth लाइन हो तो क्या होगा, देखो 2 पे जाना तो फिक्स्ड है, क्या हो जाएगा n+2, क्या हो जाएगा n+2 से लेके 2। आई है बात समझ में? जैसे देखो बोल रहा है सिक्स्थ लाइन ऑफ बारमर, जरा बताना ट्रांजैक्शन, जरा बताना ट्रांजैक्शन क्या होगा। देखो बारमर में जा रहे हो तो ये तो फिक्स्ड है, सिक्स्थ लाइन बोल रहा है बारमर है ना। देखो ट्रिक क्या होती है, ये जो 6 है ना इसमें ये 2 ऐड कर दो। जैसे देखो ऊपर क्या था देखो, जैसे 8th लाइन थी तो आपने 8 में क्या करा, इस 1 को ऐड कर दिया तो देखो 9 आ गया आपके पास, है ना। तो ऐसे ही जहां पे जा रहे होते हो वो नंबर ऐड कर दिया करो। जैसे देखो 6th लाइन है, कहाँ जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका 6 + 2, 8 से लेके 2। क्लियर? कोई समस्या? सही है, आगे ये बात समझ में, है ना, ये चीज है। ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन करवाएं आपको, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। वो जो आपको फॉर्मूला था 1/λ वाला, है ना, उसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा आप, हाँ ये रहे क्वेश्चन, करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट, क्या हो गया ये, क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट एमिशन लाइन इन atomic spectrum, first emission line in atomic spectrum of hydrogen in Barmer series। बताइए, आपको वेवलेंथ पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ आर की वैल्यू आर में ही रहने दो। जो आर एस था ना रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नहीं डालनी है आपको, कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है आपको, बस पूछ रहा है फर्स्ट एमिशन लाइन बता दो किसकी, बारमर सीरीज की, और हाइड्रोजन एटम आपको दे रखा है। करिए, कैसे करेंगे। आपको बोल रहा है बारमर सीरीज दे रखी है, कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है। तो देखो बारमर सीरीज, पहली बात तो ये हो गई, 2 पे जा रहे हो, कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है यार। ये क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, मतलब 1 + 2, बोले तो 3 से लेके 2, और z कौन है 1। ठीक है, अब देखो 1/λ = RH z², 1/n1² - 1/n2², ये चीज करेक्ट। अब बस इसको अप्लाई कर दो यार, इसमें क्या है, देखो 1/wavelength = RH, तो RH है, इसकी वैल्यू नहीं डालनी, आपसे वैल्यू नहीं बोल रहा है ना, वैल्यू मत डालो। ठीक है, z की वैल्यू क्या है 1, हाइड्रोजन है ना, 1/छोटा स्क्वायर, देखो ट्रांजैक्शन क्या है 3 से 2, तो 1/छोटा स्क्वायर - 1/बड़ा स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, देखो क्या बोल रहा है, 1/λ = RH × 1 का स्क्वायर, देखो क्या 1/4 - 1/9, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा 9 - 4। वेवलेंथ देखो क्या आ रही है, 36/5 RH। ठीक है, RH को कई बार आप अगर कोई मॉड्यूल देखोगे तो वहां पे R भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है एक और क्वेश्चन करो, है ना। क्वेश्चन में भैया कोई कमी नहीं देंगे, क्वेश्चन दबा के करने में, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन ऑफ longest wavelength of पाश्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की ट्रांजैक्शन क्या होगी। सोचो, वीडियो पॉज करो और आराम से सोचो, बताइए।
फिर हम लोग आगे मूव करें डी ब्रॉगली भैया पे, है ना। डी ब्रॉगली भैया भी अभी आ रहे हैं, है ना, गुड़ुक 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 करके। चलिए क्या बोल रहा है, वेवलेंथ आपको लॉन्गेस्ट करनी है। क्या इसका मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या मैं ये बोल दूं कि यार एनर्जी डिफरेंस मिनिमम करना है, ये मैं बोल सकता हूं क्या? बताइए। एनर्जी और वेवलेंथ क्या चलती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। अगर वेवलेंथ आपको सबसे बड़ी करनी है तो एनर्जी यार सबसे कम कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? एनर्जी को सबसे कम कर दो तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और एनर्जी डिफरेंस आपको मिनिमम करना है किसका? पाश्चन का। देखो पाश्चन में कहाँ जाते हो? लाइमन, बामर, पाश्चन कहाँ जाते हो? थर्ड में। तो पहले तो उसको थर्ड में भेज दो, थर्ड में भेज दो। कहाँ से भेजो? सच डैट एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाए? मिनिमम। बहुत नज़दीक से भेजना है यार, बहुत नज़दीक से, मतलब 4 से 3 आ गया आंसर। आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमेशा आप एनर्जी के टर्म्स में सोचिए। आपको बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, हम वेवलेंथ के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि हमारा दिमाग वेवलेंथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। किसको कर लेता है? एनर्जी को कर लेता है। तो मैंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को ये डिड्यूस कर दिया कि यार वो एनर्जी की बात करना चाह रहा है, एनर्जी मिनिमम हो जाए। एनर्जी मिनिमम हो जाए पाश्चन में 3 में जा रहे थे, कहाँ से जाओ कि एनर्जी मिनिमम हो जाए? बहुत नज़दीक से। कहाँ से? 4 से चले जाओ, 4 से चले जाओ। आई है बात समझ में? क्लियर? तो अब कर लेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, है ना। चलो और बताओ यार क्या चल रहा है जीवन में? बढ़िया, आनंद मंगल। चलिए चलिए, और क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम किस हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं? डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डुअल नेचर ऑफ लाइट तो पढ़ लिया है कि भैया जो लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन जो मैटर है, मैटर मतलब जैसे ये पेन है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप हैं, मैं है, ये लैपटॉप है, ये पैड है, ये टेबल है ना, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ये सब क्या है? मैटर है। इनका भी डुअल नेचर होता है। कौन कौन से? 2। अगेन वेव नेचर रहता है, पार्टिकल नेचर रहता है। डोमिनेट कौन करता है? जैसे मैं हूँ, जैसे अपन है, ह्यूमंस है, हम में नेचर कौन सा डोमिनेट करता है? पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, बिल्कुल डोमिनेट करता है। लेकिन हम में भी वेव नेचर होता है। अगर हम भागने लगे, मतलब अगर हमारे पास क्या आ जाए? वेलोसिटी आ जाए, तो वेलोसिटी अगर हमारे पास आ जाएगी तो हमसे एक वेव नेचर एसोसिएट हो जाएगा। तो अगर आज के बाद मैं बोलूं कि आप एक वेव हैं, तो क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो ये ट्रू है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रॉन के पास 2 नेचर हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ऐसे मैं हूं, आप है, हमारे पास भी 2 नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। डोमिनेट कौन करता है? पार्टिकल नेचर। लेकिन वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो वेव नेचर अगर होता है तो जरूर कुछ ना कुछ क्या होगी? वेवलेंथ होगी। जरूर कुछ ना कुछ क्या होगी? वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रॉगली भैया ने उसी वेवलेंथ पे काम किया और डी ब्रॉगली भैया ने बोला कि यार जो वेवलेंथ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, ठीक है। और वेवलेंथ जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला तो क्या आया? h/p। क्या आया? h/p। इस लैम्डा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसी को ही क्या बोला जाता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या फिर इसको हम लोग मैटर वेव्स भी बोलते हैं। और मैटर वेव्स भी इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको और लिखा जा सकता है कि जैसे देखो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम बी। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम बी लिख सकता हूँ। तो इसी को ही मैं जैसे आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम बी। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं? h/mv भी लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ भी लिखी जा सकती है, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला रहता है जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रहता है ना। एक और इसका फॉर्मूला रहता है जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रहता है, वो 2 मिनट में चाहे तो ड्राइव भी कर सकते हैं। देखो कैसे होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। यहाँ देखिए हाफ mv² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्या करो? 2 को वहाँ ले जाओ, mv² इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। क्या करो? दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, m² v² इज 2m ke। सही है, सही है। क्या लो? अंडर रूट ले लो।
अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, एम वी इक्वल्स टू 2m/ke का अंडर रूट। सही है, कुछ नहीं। अब ये जो एम वी आया है ना, इसको उठा के, ये आया एम वी, तो इसको उठा के कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो देखो वेवलेंथ क्या आ रही है, वेवलेंथ क्या आ रही है, वेवलेंथ क्या आ रही है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m/ke का अंडर रूट। क्लियर, क्लियर, आई है बात समझ में, बताइए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये और ये तीन आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलिए PYQ ही करवा दे अब आपको एक, है ना। देखो कितने आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना। जैसे देखो 2010 का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है अ 0.66 kg बॉल is moving with speed of 100 मीटर पर सेकेंड। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ। भैया वेवलेंथ बता दो बोल रहा है, वेवलेंथ बता दो बोल रहा है, करिए, है ना। और फिर क्वेश्चंस देखते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, रेशियो वाला क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है। क्या बोल रहा है, देखो मास दे रखा है 0.66 kg, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, है ना। वेलोसिटी दे रखी है आपको कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी दे रखी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। h कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। m कितना है, 0.66। v कितना है, 100। हो गया यार, हो गया। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ले लो 1000 और इधर ले लो 100। तो देखो ये कटा, ये कटा, देखो 6 to 6 और 6 6, इसको ऑलमोस्ट आप काट सकते हैं, इसको आप ऑलमोस्ट काट सकते हैं। ऐसा कोई भी मतलब आप करने जाओगे तो भी ऐसा कुछ होएगा नहीं, है ना। ठीक है, यहाँ इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शंस देख सकते हो। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मत काटिएगा, अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो बिल्कुल आप इतना आप ले सकते हैं, इतना अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 1 2 3, ऊपर जाएगा तो -3, -34 और -3 -37, तो 1 इंटू 10⁻⁻37। ठीक है, मीटर। क्लियर, ये आंसर आएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक अब आपको मैं रेशियो वाला क्वेश्चन देता हूँ, है ना। रेशियो वाला क्वेश्चन, दिमाग दौड़ाना, दिमाग दौड़ाना। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट रेशियो of wavelength, calculate ratio of a wavelength of alpha particle, calculate ratio of a wavelength of alpha particle to proton if ratio of kinetic energy, ठीक है, of proton to alpha, proton to alpha is 1:4। चलिए करिए, सोचना है, दिमाग दौड़ाना है। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। क्या फॉर्मूला था, भूल तो नहीं गए, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m/ke का अंडर रूट। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। लगाओ जरा, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाइए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो ना यार। देखो क्या क्या दे रखा है पहले ये देखना पड़ेगा, या चलो जो जो दे रखा है वो लिखता जाता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपके लिए चीज़ें। ठीक है, आ जाओ, क्या क्या दे रखा है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है। वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकालूंगा, h अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इसका अंडर रूट। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। वेवलेंथ किसकी, प्रोटॉन की, क्या, h अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये भी बिल्कुल भैया सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत सही है ना। मैंने एम अल्फा मान लिया, के ई अल्फा, एम पी और के ई पी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो में तो हम लोग डिवाइड करते हैं,
डिवाइड करते हैं, ठीक है कर दो डिवाइड। अब देखो क्या बन रहा है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी। देखो क्या बन रहा है, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये ऊपर चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा। देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है अंडर रूट एम पी के ई पी अपॉन एम एल्फा के ई एल्फा। सही है क्या, सही है क्या, बिल्कुल। अब हमको मासेस का रेशियो देखना है। देखो प्रोटॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो ये होता है, प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो मास क्या होता है, ये होता है ना मास, ये होता है, इसका मास होता है 1 AMU, 1 AMU। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये 2,4 डबली चार्ज हीलियम एटम। तो इसका मास कितना होता है, ये क्या होता है 4 AMU। तो अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो लूंगा मासेस का, तो देखो ये 1:4 आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है 1/4। तो देखिए अब जरा यहाँ पे डालते हैं अब वैल्यू, है ना। तो देखो ये क्या आ रहा है 1/4। और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन अपॉन अल्फा, है ना। यहाँ देखो एक बार हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज टू अल्फा क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है ना। बिल्कुल सही कर रहा है ना। देखो एक बार जरा, देखो जरा इसको ऊपर ले गए, बिल्कुल सही है। ऊपर भी देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी दे रखी है, प्रोटॉन इज टू अल्फा की ही दे रखी है। क्या दे रखी है 1/4 है ना, 1/4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल दो 1/4। जब ये रूट से निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा 1/4। तो यही क्या हो चुका है आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग एक्स्ट्रा कहाँ लगाना था, दिमाग आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ लगाना था कि भैया इनका मासेस हम लोग क्या लेंगे, तो प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, बस। और तो क्या था, और कुछ नहीं था इसमें। क्लियर, ठीक है। चलिए और क्या बचा है, और क्या बचा है ना। बड़ा चैप्टर है भैया ये, मतलब ये जो चैप्टर है ना इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री, है ना। इतनी थ्योरीज हैं, इतने पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट मिस नहीं कर सकते हैं ना। बस तो करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं, तो बहुत बहुत लंबे और बहुत एलैबोरेटिव शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए बन जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग भैया का प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हम लोग HUP भी बोलते हैं, HUP भी बोलते हैं। तो ये पहली बात तो ये कि इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, है ना। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, भैया पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of an electron simultaneously with accuracy। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नापने जाओगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम नापने जाओगे, तो दोनों चीजों को आप एक साथ साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। अगर एक आप एक्यूरेसी के साथ निकालने जाओगे तो दूसरे में ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। ये क्या आता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, है ना। पहले ये समझो कि ये है क्या, डेल्टा एक्स क्या होता है, पहले ये समझिए। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मतलब आप जब पोजीशन मेजर करने जा रहे हो तो कितनी अनसर्टेनिटी का अगर बहुत देसी भाषा में आपको मतलब बताऊं तो एरर होता है।
क्या होता है एरर, कि एरर कितना है पोजीशन को मेजर करते हुए करोगे जब आप। तो देखो जब आप लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ते हो फिजिक्स में, तो जब यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो वहाँ पे आप लोग ये डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, ये सारी चीज़ें देखते हो, है ना। डेल्टा जहाँ पे आता है तो डेल्टा क्या बताता है वहाँ पे, एरर बताता है ना। जैसे सपोज करो ऐसा होता है, ऐसा होता है 100 ± 2, तो इसका मतलब क्या है, 2% का आप एरर कर सकते हो, है ना। 2 का आप एरर कर सकते हो, मतलब आप 98 से लेके 102 तक मेजर कर सकते हो, है ना। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कितनी एरर कर रहे हो मेजर करते वक्त। और डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन पोजीशन, और ऐसे ही डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जब मोमेंटम आप मेजर करोगे तो उसमें कितनी गलती करोगे, उसमें कितना एरर करोगे, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज करो, जैसे आपका डेल्टा पी है, अगर मैं मान लो मास को कांस्टेंट मान लेता हूं, इफ मास इज कांस्टेंट, सपोज करिए मास को मैं क्या मानते हुए चल रहा हूं, कांस्टेंट मानते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एम वी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मास क्या है कांस्टेंट, तो वो चेंज के बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा पी को और क्या लिखा जा सकता है, एम डेल्टा वी भी लिखा जा सकता है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो क्या चाहिए, वो कैसे चेंज हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह क्या लिख दूं, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाय 4 पाई, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये भी होता है, एक एक्सप्रेशन ये भी होता है, यार ये सही स्क्वायर नहीं बनते हैं, एक एक्सप्रेशन ये भी होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसमें और क्या पॉइंट है, और क्या पॉइंट है। अब सपोज करो आपका, सपोज करिए जैसे डेल्टा एक्स 0 है ना, मतलब एरर इन पोजीशन इज 0, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो आप पोजीशन को। एरर इन पोजीशन क्या है, 0 है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो पोजीशन को। तो यहाँ जरा देखना, यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको आप 0 डाल दो, इसको यहाँ ले जाओ, ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो डेल्टा पी है कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी चले जाएगा। मतलब अगर आप पोजीशन में एरर 0 कर रहे हो, अनसर्टेनिटी 0 कर रहे हो, तो अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब अगर एक एक्यूरेटली मेजर करना चाहोगे, ये क्या हो गया, एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो, एरर 0 कर रहे हो ना यार, तो एक्यूरेटली मेजर कर रहे होगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरर इनफाइनाइट, एरर इनफाइनाइट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर इसमें एरर मिटाना चाहोगे मोमेंटम में, तो पोजीशन में एरर क्या चले जाएगा, इन्फिनिटी। तो तभी ये लॉ क्या बोलता है कि भैया पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ तो बता ही नहीं पाओगे तुम, एक अगर बताने जाओगे ना तो दूसरे में इनफाइनाइट एरर आ जाएगा, दूसरे में इनफाइनाइट एरर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन देखें, चलो यहाँ देखो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या बोल रहा है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, if the speed can be measured, ठीक है, within accuracy of 2%, then calculate डेल्टा एक्स। चलिए हो जाइए शुरू, गुरु अच्छा शुरू, हाँ जी बताइए, करिए। गोल्फ बॉल है, मास दे रखा है कितना, 40 ग्राम, बहुत अच्छी बात है यार, ग्राम नहीं, SI यूनिट कौन है, kg, 40 × 10⁻³ kg, ठीक है। स्पीड कितनी है, 45
मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू है 45 मीटर पर सेकेंड, यहां पे क्या बोल रहा है, एक्यूरेसी क्या है 2% है, तो आपको तो फॉर्मूले में क्या डालना पड़ता है, डेल्टा वी डालना पड़ता है ना। यहां देखो, यहां देखो, ये डेल्टा वी है। अच्छा डेल्टा वी क्या हो जाएगी, डेल्टा वी हो जाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किसमें, इन वेलोसिटी में, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सही है। यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां देखिए, डेल्टा वी कैसे निकालोगे बच्चा, आपको तो वी दे रखा है, डेल्टा वी कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 2% एक्यूरेसी है, तो 2% ऑफ वी, हाँ कैसे, 2/100 इंटू 45, कितना आ गया ये, 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूले में डाल दो, अब तो हो गया क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी। देखो मास हम लोग जनरली कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, और देखो वहां पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू था। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इक्वल्स टू लगा दीजिए बिंदास, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब देखो आपसे डेल्टा एक्स पूछा है, डेल्टा वी कितना है, देखो डेल्टा एक्स पूछा है, मास कितना हो गया 40 इंटू 10⁻³ डेल्टा वी 0.9, ठीक है, इक्वल्स टू एच 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 4 इंटू 3.14। क्या यहाँ से हम डेल्टा एक्स को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर, क्लियर जी, क्लियर जी, क्लियर जी, ठीक है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन की भरमार ला देंगे आपको, क्वेश्चन से ही तो यार हमको अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, ठीक है, अनसर्टेनिटी, calculate uncertainty in velocity if uncertainty in position is equal to uncertainty in momentum, uncertainty in मोमेंटम। चलो भैया, चलो 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 बताइए, करिए 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 करिए। हाँ आपको कांस्टेंट के टर्म्स में रखना है, मतलब एच एम ये सारी अज्यूम करते हुए चलो, सॉल्विंग कुछ नहीं करनी है, कांस्टेंट के टर्म्स में निकालिए। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पूछा क्या है, डेल्टा वी, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच अपॉन 4 करेक्ट। क्या इस डेल्टा एक्स की जगह मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या ये डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ भैया, h/4 तो क्या डेल्टा पी हो गया है √h/4 बताइए, बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इस डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी क्या है, h/4 का अंडर रूट है। डेल्टा पी को क्या लिख दो, m डेल्टा वी। देखो मास कांस्टेंट मानते हुए चलो, अगर नहीं दे रखा तो भी कांस्टेंट मानो, उसके कोई मास को वेरिएबल हम लोग नहीं लेते हैं, है ना, मोस्टली नहीं लेते हैं हम लोग। आपसे क्या पूछा, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी देखो क्या आ गया, क्या आ गया, h/4 और बाहर आ गया 1/m। इसको चाहो तो 4 को रूट से बाहर ले सकते हो, 1/2m √h/π। सही है, सही है, कोई समस्या, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, ऑलराइट। तो चलो यार फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं रोकेंगे। अब एक लास्ट आपका बचा है क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सबका एक और वीडियो आ जाएगा। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है और बहुत इलैबोरेटेड है ना, बहुत डिटेल में अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। शानदार तरीके से सीखो यार, है ना। जिस क्वालिटी का आपको कंटेंट मिल रहा है उस क्वालिटी से आपको उसे यूटिलाइज भी करना है ना, एकदम उसे एकदम निचोड़ डालना है उसको, है ना। एकदम डिटेल में वीडियोस मिल रहे हैं, अच्छे से पढ़िए आप लोग। एक और वीडियोस का बना देंगे जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर्स और जो श्रोडिंगर का था और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोड्स वोड्स, उन सब के बारे में बता देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।